हेलो दोस्तों, आप सभी का वाईटी टीचर्स एकेडमी में स्वागत है। हम दोस्तों सीटेट 2022-23 के लिए मैथ्स की क्लास आपको दे रहे हैं, जिसमें हम आज हमारी 500 क्वेश्चन की जो सीरीज़ चल रही है, अब तक आपके लगभग 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज हम उसके आगे चल रहे हैं। अब डेली आपके 30 क्वेश्चंस जिसमें मैथ्स और उसकी पेडागॉजी होंगी, इसमें सेम जैसे पैटर्न फॉलो करता है सीटेट, वैसे ही उसी पैटर्न पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपको डेली जुड़ जाना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल नोटिफिकेशन ऑन भी करना है, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है। नंबर 1, विद्यार्थियों में सृजनात्मकता और कलात्मक गुणों को विकसित करता है। यह विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करता है। जहाँ भी प्रतियोगी परीक्षा आएगा वहाँ तो आपको पहले ही इसे गलत कर देना है। सुडोकू पहेली को हल करने के लिए सहायता करना, ये बिल्कुल आप गलत कर देंगे। अब देखिए, सृजनात्मकता तो ये ठीक है, पॉजिटिव है, और कलात्मक गुणों को विकसित करता है, इससे भी देखना आपको कोई बेटर ऑप्शन है क्या। यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ देखिए, संख्याओं और संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता करता है। तो यह आपका जो आंसर है सबसे बेस्ट है, तो इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा 4। उसके बाद हम अगला 2 देखते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य क्या है। देखिए यहाँ पर संकीर्ण यानी कि सूक्ष्मतम उद्देश्य क्या है। तो देखिए, रैखिक बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा, यह तो इसका बृहद स्तर का यह उद्देश्य है। संख्यात्मक कौशलों का विकास, तो ये भी बीजगणित पढ़ाना है। परिकलन व मापन पढ़ाना, क्या केवल आप कैलकुलेशन और मापन को पढ़ाना है, यही इसका क्या है, संकीर्ण उद्देश्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित संज्ञानात्मक क्षेत्र के स्तरों में अपसारी चिंतन प्रक्रियाओं के लिए कौन कौन उत्तरदायी है। अपसारी चिंतन वो होते हैं जो केंद्र बिंदु से बाहर की तरफ थिंकिंग जो करते हैं, यानी बृहत स्तर पर थिंकिंग चिंतन करना है। ठीक है, तो क्या होता है। नंबर 1, ज्ञान, अवबोध यानी अर्थबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। देखिए, विश्लेषण और संश्लेषण हो सकता है। ज्ञान विश्लेषण, देखिए ज्ञान विश्लेषण, मूल्यांकन विश्लेषण यहाँ पर भी है, अवबोध विश्लेषण यहाँ पर भी है। तो आपका देखिए ये उत्तर तो नहीं होगा। जहाँ पर विश्लेषण और संश्लेषण दोनों होंगे वही उत्तर आपका क्या होगा, सही हो गया। तो इसके लिए इसके साथ आप जाएंगे नंबर 2 के साथ। अब सारे चिंतन जो होता है वो विश्लेषण और संश्लेषण मूल्यांकन के साथ आता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है, यानी कि 2 पूर्ण संख्या है, जैसे कि 2 + 4 बराबर क्या आएगा, एक पूर्ण संख्या जो आएगा वो क्या होता है, पूर्ण। वो यह योग का क्या है, क्रम विनिमय गुण है, संवरक गुण है, तत्समक गुण है, या योगात्मक गुण है। तो जो यह है संवरक गुण है। ये क्या है आपका, संवरक। क्रम विनिमय जो गुण होता है 2 + 4 बराबर 4 + 2, ये क्या है, इसका क्रम विनिमय गुण है। यानी इनको आपस में हम क्या करते हैं, पलट देते हैं, तो भी क्या आंसर क्या होगा, वही होगा। और जो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने का जो नियम है, यह संवरक गुण कहलाता है। 2 पूर्ण संख्याओं का योग भी एक पूर्ण संख्या आता है, यह संवरक में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। एक बच्चा कहता है कि 1/2 1/3 से बड़ा, यानी 1/2 1/3 से बड़ा है, क्योंकि 2 3 से छोटा होता है। इस गलत धारणा भ्रांति के निवारण हेतु इनमें से कौन सी तकनीक सबसे कम मददगार होगी। याद रखें, सबसे अधिक नहीं, सबसे कम मददगार होगी। बच्चों को व्याख्या देना कि भिन्नों में हर की संख्या के बड़े होने का अर्थ भिन्न का छोटा होना होता है। वास्तविक जीवन की वस्तुओं का उपयोग करके दोनों भिन्नों की साकार कल्पना करने में छात्र की मदद करना। विभिन्न उदाहरणों में पेपर फोल्डिंग की सहायता लेना और भिन्नों की तुलना करना। दोनों भिन्नों का चित्रात्मक निरूपण देना। क्या जो दोनों भिन्न है 1/2 और 1/2, इनका क्या चित्रात्मक निरूपण वर्णन कर देंगे आप, तो क्या यही सबसे आपका कम मददगार होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी यानी 4 हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से किस में संख्या 4 का प्रयोग गणन संख्या भाव में हुआ है।
इस इमारत में चौथी मंजिल पर मेरा कार्यालय है। प्रतियोगिता में मेरा पुत्र 4th स्थान पर है। इस पुस्तक का चौथा अध्याय बहुत रुचिकर है। इस समारोह में 4 टीमों ने भाग लिया। तो इसमें किसका बुलाया? 4 उसमें होना चाहिए। यानी देखिए चौथी मंजिल, यानी कि चौथी मंजिल में 4 नहीं है, और ये 4th है, ये चौथा है, लेकिन 4 एकमात्र है। या तो 4 ऐसे होना चाहिए था, ठीक है। तो जो 4 का जो गणन संख्या का भाव हमें चौथे ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो हम चलते हैं आगे। प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति पाठ्यक्रम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है? अब ज्यामिति पाठ्यक्रम के विषय में देखना है तो ज्यामिति को 2D आकृति जैसे कि वृत्त, वर्ग, त्रिभुज आदि की पहचान तक ही सीमित रखना चाहिए। ज्यामिति को केवल यहीं तक सीमित रखना चाहिए। उपयुक्त परिभाषाओं का परिचय देना चाहिए। दिक् स्थानों की अंतर्दर्शी समझ को विकसित किया जाना चाहिए। क्या करेंगे आप? क्या केवल इतना तक ही सीमित रखना है? बिल्कुल नहीं। उपयुक्त परिभाषाओं का परिचय देना चाहिए। क्या आप केवल परिभाषाओं का परिचय देने मात्र से काम होगा आपका? बिल्कुल नहीं होगा। जो दिक् स्थान अंतर्दर्शी समझ को विकसित किया जाना चाहिए। तो इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दिक् स्थान को बोलते हैं स्पेस। क्या बोलते हैं? स्पेस बोलते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए एक कक्षा में अधिकांश छात्र कहते हैं कि 360 + 55 होता है। 360 + 55 3115। इस भ्रांति को दूर करने के लिए कौन सी अवधारणा को दोहराना सबसे उपयुक्त होगा? अगर इस भ्रांति को दूर करना है तो आपको क्या करना चाहिए? जोड़ने के समय पुनर्समूहीकरण करना चाहिए, सीधी गिनती बतानी चाहिए, 3 अंक की संख्याओं का जोड़ योग कराएंगे, एक संगति कराएंगे। क्या आप गिनती कराने से कुछ होगा? बिल्कुल नहीं होगा। 3 अंकों की संख्याओं का जोड़ बताने से कुछ होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्या होगा? जोड़ने के समय का जो पुनर्समूहीकरण करेंगे। क्या करेंगे? जैसे कि हम ये बच्चा क्या कर रहा है कि 6 और 5 जब जोड़ रहा है तो 11 आ रहा है, ठीक है। तो इसको क्या कर रहा है? उसका पुनर्समूहीकरण नहीं कर पा रहा है, तो इसके लिए वह क्या कर रहा है? उसको वैसे ही लिख दे रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे? जोड़ने के समय उसका पुनर्समूहीकरण करना सिखाएंगे। चलिए अब आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति के बारे में सही है? कौन गणित की प्रकृति के बारे में सही बता रहा है? गणित को विज्ञान के प्रतिमानक पैटर्न की तरह समझा जा सकता है। बिल्कुल। गणित एक प्रकार का क्या है? विज्ञान है। यह एनसीएफ में भी बोला गया। गणित अमूर्त विचारों में संभावित संबंधों का अन्वेषण करता है। क्योंकि गणित तर्कशास्त्र पर आधारित है, इसलिए गणित में रचनात्मकता के लिए बहुत ही सीमित स्थान है। यह बिल्कुल गलत है। तो आपका उत्तर क्या है? देखिए 1 है और 1 और 2। कहाँ है आपका 1 और 2? ठीक है। यह आपका जो रचनात्मकता को कम नहीं करता है, बल्कि बढ़ाता है। तो इसलिए आपका तीसरा गलत था। निम्नलिखित में से कौन सा या से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों में गणित अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए उपयुक्त नहीं है? अवधारणाओं को उनके दैनिक जीवन के अनुभव से जोड़ना उपयुक्त है। प्रक्रिया की बजाय उत्पाद पर बल देना। शिक्षण सामग्रियों का उपयोग करके अमूर्त धारणाएं पढ़ाना। कौन सा उपयुक्त नहीं? तो आपका देखिए प्रक्रिया की बजाय उत्पाद पर बल देना, यानी कि आप उस प्रक्रिया को बताने से अच्छा आप बोल देंगे जाओ तुम ये किताब खरीद लो। अगर कोई सी टॉपिक अगर बच्चा नहीं समझ पा रहा है तो आप बोलेंगे कि उसको बताने के बजाय कहेंगे जाओ ये किताब से पढ़ लेना। तो ये क्या होगा? ये गलत अवधारणा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, केवल बी। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ये गणितीय प्रक्रिया नहीं है? कौन सी गणितीय प्रक्रिया नहीं है? इष्टमीकरण, ऑप्टिमाइजेशन, ये है। रट कर याद करना, दृश्यीकरण, तुलना करना। तुलनात्मक अध्ययन हम करते ही हैं, LHS = RHS करते हैं। दृश्यीकरण भी होता है। क्या करना? रट कर याद करना। यह कोई गणितीय प्रक्रिया नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सा योगात्मक समेटिव आकलन में सम्मिलित किया जा सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है जो योगात्मक आकलन में सम्मिलित कर सकते हैं? क्षेत्र भ्रमण क्या कर सकते हैं? सहपाठी, देखिए सहपाठी आकलन आप बिल्कुल कर सकते हैं। सत्र अंत परीक्षा योगात्मक आकलन में सम्मिलित। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा योगात्मक आकलन में सम्मिलित किया जा सकता है? किसे योगात्मक में सम्मिलित कर सकते हैं? क्षेत्र भ्रमण को क्या आप योगात्मक आकलन में बिल्कुल नहीं कर सकते? सहपाठी आकलन को बिल्कुल नहीं कर सकते आप। पाठ को भी नहीं शामिल करते। क्या आंसर होगा इसका? सत्र अंत में जो परीक्षाएं होती है वह योगात्मक आकलन में उसको शामिल किया जा सकता है। अब
क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पनाओं को डीन्स ब्लॉक के उपयोग द्वारा पढ़ाया जाता है। जो डीन्स ब्लॉक होता है यह एक ऐसा यंत्र होता है जिसके माध्यम से उसमें योग घटाना और स्थानीय मान का किया जाता है, उसको बच्चों को सिखाया जाता है। तो योग स्थानीय मान भिन्न नहीं होता, योग स्थानीय मान व्यवकलन। देखिए व्यवकलन कोई बोलते हैं सब्सट्रैक्शन, क्या बोलते हैं सब्सट्रैक्शन, तो जोड़ घटाना और स्थानीय मान। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1। अब चलिए आगे देख लेते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 मानता है कि गणित में चिंतन और तर्कण का एक निश्चित तरीका आवेशिष्ट है। इस स्त्री चरितार्थ की जा सकती है। नंबर 1, छात्रों को विशेष अनुशिक्षण देकर। क्या आप छात्रों को कोई विशेष उसको पढ़ाई कराएंगे? बिल्कुल नहीं। अन्वेषण, उपागम, हस्त कौशल सामग्री का उपयोग, अवधारणाओं का विकास, वास्तविक जीवन से संबंध, जहाँ पर ऐसे वाक्य आ जाते हैं वो उसको हम सही मान सकते हैं। उसके बाद भी आगे देखिए, छात्रों को चर्चा में सम्मिलित करना। गणित की पाठ्य पुस्तकों को दोबारा लिखना, यह बिल्कुल नहीं है। पाठ्य पुस्तक में दी गई समस्याओं को हल करने पर बल देकर, बिल्कुल नहीं। आपका उत्तर क्या हो जाएगा 2। गणित में भ्रांतियों को दूर कर सकते हैं। गणित में जो भ्रांति है उसको कैसे दूर कर सकते हैं? बच्चों को उदाहरणों और गैर उदाहरणों में व्यस्त रखकर, बिल्कुल नहीं। एक ही तरह के प्रश्नों को बनाकर, बिल्कुल नहीं। एक तरह के प्रश्न देंगे तो बच्चे क्रिएटिव कैसे बनेंगे, नई चीज़ें कैसे सीखेंगे, नए प्रश्नों को कैसे करेंगे। बहुत सारे प्रश्नों को अभ्यास कराकर, बिल्कुल बहुत सारे प्रश्नों को जब आप सॉल्व कराएंगे तो बच्चे जो भ्रांतियाँ जो थोड़ी बहुत होती हैं जगह जगह पर, वो क्या उससे दूर हो जाती है। तो इसी के साथ आपका पेडागोजी समाप्त होगा। अब चलते हैं आपके मेन पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? 10,001, 20,022 और 30,333 के योग में से क्या घटाया जाए कि जिससे 17,069 प्राप्त हो। यानी कि आपका देखिए क्या है, 10,001, 20,022, 30,333 के योग। अब योग कर दीजिए, 3 2 5 और 1 6, 3 2 5, 3 0 और 6, ये आपका योग होगा। योग में से क्या घटाए, इसमें से क्या घटाएं जिससे ये प्राप्त करना है। हमें क्या करना है, ये प्राप्त करना है, ये पूछ रहा है तो हम अभी इसे घटा लेते हैं। 69, 16, यहाँ से 16 7 आएगा, फिर 14, फिर यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, फिर 10 हो जाएगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 4। तो देखिए 43,287 कहाँ पे, 43,287। अगर हम इनके योग में से इतना घटा दें तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 17,069 प्राप्त हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। एक संख्या, क्वेश्चन बोला एक संख्या 50, एक कोई संख्या 50 है के आधे से अधिक, 50 का आधा कितना होगा, 25 से अधिक है। यानी कोई एक संख्या है जो 25 से क्या है, अधिक है। यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकती है वो, पर 4 दहाई से कम है, यानी कि अधिक है। यह 3 दहाई से अधिक, क्या बोला है, 3 दहाई कितना होता है, 30 से अधिक है वो संख्या, और 4 दहाई से कम है, यानी कि 4 दहाई यानी 40। 4 दहाई से कम है और 4 दहाई से क्या है, कम है, और 30 से क्या है, अधिक है। यानी कि वो संख्या क्या है, इस संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगुना है। यानी कि इकाई, यानी कि वो 30 से 40 के बीच में वो अंक होगा, और बोला है जो उसका इकाई है उसकी दहाई का, ऑप्शन के हिसाब से हम करते हैं तो 36। देखिए इकाई का अंक उसकी दहाई के अंक का क्या है, दोगुना है। तो ऑप्शन के हिसाब से आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब आगे देख लेते हैं। गीतांजलि ने माला बनाने के लिए कुछ मोती खरीदे, उसके पास 10 मोतियों के कुछ पैकेट होते हैं, 10 मोती के उसके पास पैकेट हैं, और साथ ही कुछ खुले मोती भी उसके पास थे। प्रत्येक मोती की कीमत 50 पैसे है। 10 मोतियों का एक पैकेट खरीदने पर, 10 मोतियों का एक पैकेट खरीदने पर उसे 1 रुपया बचता है। यानी कि जब वह 10 मोती का एक पैकेट खरीदती है तो उसके पास 1 रुपये की क्या होती है, बचत होती है। वह मोती इस प्रकार खरीदता है कि कुल मोतियों की संख्या 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या है। 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या क्या हो जाएगी, 2 अंकों की 98 हो जाएगी। यदि वह ज़्यादा से ज़्यादा छूट लेती है तो उसने दुकानदार को कितने रुपए दिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करती है, वह छूट लेती है, तो दुकानदार को कितने रुपए दिए उसने, यह आपको पता करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा,
तो देखिए बोला गया है यहाँ पर कि 10 मोतियों का एक पैकेट खरीदने पर उसे 1 रुपये कम देना पड़ता है। और यहाँ उसके ऊपर भी देखिए बोला गया 10 मोतियों कुछ पैकेट थे, यानी कि यहाँ पर 10 मोतियों की बात की गई है। तो यानी कि 98 को हम 10 से डिवाइड कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कितने ऐसे पैकेट हैं जिसमें 10 मोतियाँ हैं। तो देखिए 10 9 यानी कि 9 बार में जाएगा, यानी कि 9 ऐसे पैकेट है जिसमें 10 मोती है और एक ऐसा पैकेट है जिसमें 8 मोती है। ठीक है, तो 9 पैकेट अगर वो क्या करती है, 9 पैकेट वो खरीदती है, 9 पैकेट अगर वो खरीदती है तो उसके पास 90 मोती होंगे। और इसमें से क्या करती है वो, एक रुपया बचा लेती है। कितने रुपए बचा लेती है, 1 रुपया बचा लेती है। तो बोला गया है कि एक पैकेट एक मोती का दाम 50 पैसे है। तो 9 पचे 45, 4500। तो यानी कि इसका जो मूल्य हो जाएगा 45 रुपये। कितने रुपए हो जाएंगे, 45 रुपये। इस 90 मोती का मूल्य 45 रुपये है और 10 के सेट में खरीदता है तो उसे 1 रुपये की बचत हो जाती है। तो इसमें से 9 पैकेट खरीदा है तो 9 रुपये की बचत हो जाएगी। तो कितने हो जाएंगे इसके पास, 36, देखिए 15 यानी कि 34। कितने हो जाएंगे इसके पास, 34। 15 15 और 9 5 14 होता है ना, 9 15 यानी कि 9 6 15 होता है। कितना होता है, 9 6 15 यानी 36 हो जाएगा। 36 36 और 40 पर 45। तो कितना हो जाएगा इसके, ये 36 रुपये का इसका मूल्य है और इसका भी 50 पैसे के हिसाब से कर लेंगे तो 8 5 40। कितना हो जाएगा, 40 यानी कि 400। ये 400 हो जाएगा। तो उसने दुकानदार को कितने रुपए दिए होंगे, तो उसने दुकानदार को अगर हिसाब से देखेंगे तो 36 रुपये दिए होंगे, 36 रुपये दिए होंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा छूट लेती है, तो ज़्यादा छूट आई है तो इसने दुकानदार को कितने रुपए, 36 रुपये। ठीक है, अब देख लीजिए अगला। मंगलवार को 2 घड़ियां क्रमशः नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर 21 बजे चालू की जाती। कितने बजे चालू की जाती, 21 बजे। यानी 21 जो होता है वह रात को जो बचता है वह 21 22 ऐसे चलता है। यानी 12 के बाद 13, एक नहीं होता, 13 हो जाता है, 14 15 16 17 18 19 20 21। यानी कि यह जो दोपहर के बाद का जो टाइम होता है उसके बाद यह शुरू हो जाता है। तो यानी कि 21 बज रहा है तो इसका मतलब कि यह रात के 9 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं, रात के 9 बज रहे हैं। दोनों दीवार की घड़ियां 1 घंटे में क्रमशः 3 मिनट और 5 मिनट तेज हो जाती हैं। उसके बाद यह 1 घंटे में 3 मिनट पहली और दूसरी 1 घंटे में 5 मिनट क्या होती है, लेट हो जाती है। यदि पहली दीवार घड़ी जो 1 घंटे में 3 मिनट तेज हो जाती है बुधवार को सुबह, एक जो होती है पहली वाली, एक दूसरी वाली, यह बुधवार सुबह 6:27 मिनट पर क्या होती है, पहुंचती है, प्रदर्शित करती है अपना समय। तो अब हमें 9 से यहाँ का समय काउंट करना पड़ेगा। तो 9 3 12 और 6 यानी 36 9 27। इसे 9 से 6 27 जाने में 9 27 मिनट का समय लगता है, 9 घंटे 27 मिनट लगते हैं। तो अब देखिए अगर इतने में उसे 3 मिनट के हिसाब से उसकी घड़ी फास्ट चल रही है तो अगर उसको निकालेंगे तो जो ये 9 घंटे का निकालिए तो 27 होता है। 9 घंटे का कितना होता है, 3 मिनट के हिसाब से लेट होगी तो 27 आएगा। तो यानी कि यह जो 27 मिनट है वो एक्स्ट्रा है। यानी कि उसने कितने घंटे की यात्रा की है, 9 घंटे की यात्रा की है, तब 9 27 आया है। अब वैसे ही दूसरे वाले को भी 9 घंटे की यात्रा कराएंगे तो कितने बजे तक, इसको भी 6 बजे तक यात्रा कराएंगे। उसके बाद यह 5 मिनट लेट होता है तो 9 5 45 यानी कि 6:45 पर यह पहुंचेगा। तो यानी कि 6:45 घंटे पर यह दूसरा क्या होगा, समय प्रदर्शित करेगा। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। एक कक्षा में 9 विद्यार्थियों की लंबाई इस प्रकार है, 128 सेंटीमीटर, 124 सेंटीमीटर, 131, 124, 130, 126, 128, 124, 130 सेंटीमीटर। माध्यिका प्लस बहुलक, माध्यिका माइनस बहुलक का मान क्या होगा आपको बताना है। इसके लिए आपको माध्यिका को पता होनी चाहिए कि माध्यिका
कैसे निकालते हैं और बहुलक कैसे निकालते हैं। तो देखिए माध्यिका का दो फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ये अक्सर सीटेट में पूछ देता है। देखिए अगर n की वैल्यू क्या होगी विषम, चलिए पहले क्या करते हैं विषम से, और n की वैल्यू क्या होगी मान लीजिए क्या होती है सम होती है। अगर n की वैल्यू विषम होती है तो माध्यिका का फार्मूला होता है n+1/2वां पद। क्या होता है n+1/2वां पद। अगर n एक सम संख्या है तो n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद। ये आपको ध्यान देना, पहले n/2 है प्लस 1वां पद है। वां पद मतलब जो ये नंबर्स आपको क्वेश्चन में गिवन रहेंगे उनको आपको क्या करना है असेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ेगा। किस में करना पड़ेगा आपको असेंडिंग ऑर्डर में कर लेना है क्रम के हिसाब से। उसके बाद जो उस नंबर पे आता है वही उसका क्या हो जाता है माध्यिका हो जाता है। क्या हो जाता है उसका माध्यिका हो जाता है। पहले देखिए नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने नंबर है 9 नंबर है। तो यानी कि 9 क्या है विषम नंबर है। तो इसके हिसाब से 9 + 1/2 10 5 यानी कि पाँचवां जो होगा वही उसका क्या निकल जाएगा माध्यिका निकल जाए। इसके लिए कि सबसे आपको पहले असेंडिंग ऑर्डर में करना है, यानी सबसे पहले छोटा रखिए। सबसे छोटा है 124। क्या है 124 कितनी बार है एक बार है दो बार है तीन बार है। तो 124 124 124 के बाद क्या है देखिए 126 कितने बार है एक बार है। 126 के बाद क्या है 128 एक बार दो बार 128 दो बार है। उसके बाद क्या है 128 के बाद 130 दो बार है। 130 दो बार है। फिर 131 एक बार में। देखिए 1 2 3 4 5 यानी कि इसका जो आंसर आपका आएगा माध्यिका कितना हो जाएगा 128 प्लस क्या है बहुलक। बहुलक किसी का वो होता है जो सबसे ज़्यादा बार आया हो, यानी इनमें जो सबसे ज़्यादा बार आया होता है उसी को बहुलक मान लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा बार 124 आया है तो क्या लिख देंगे 124 लिख लेंगे। अब माध्यिका हमको पता है 128 है, बहुलक पता है 124 है। अब इसको जोड़ दीजिए 8 4 12 2 2 4 और 1 5 2 2। अब देखिए ये नीचे बचेगा 4 4 6 24 और 4 3 12। आपका आंसर क्या आ जाएगा 63 ऑप्शन नंबर 3। चलिए अब आगे चलते हैं। एक संख्या श्रृंखला दी गई है जिसमें से दो पद लुप्त है, यानी कि दो पद लुप्त है। सही विकल्प चुने जो समान पैटर्न को जारी रखे। देखिए ये एक इसके पहले मैंने जो 100 क्वेश्चन आपको कराए थे जो लगभग 2.5 घंटे की वीडियो, अगर आपने नहीं देखा है उसको जरूर देखें। वहाँ आपको 100 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराई गई थी विथ एक्सप्लेनेशन कैसे होता है, बिल्कुल बेसिक से कराया गया है। हमारे चैनल पर आप जाएंगे तो वह आपको वीडियो मिल जाएगा। हमारे चैनल पर काफ़ी कम वीडियो है। अगर आप नए हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे, वीडियो को जरूर लाइक करेंगे जिससे हमें दोस्तों मोटिवेशन मिलता है। YT टीचर्स एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें। इसको मैंने बोला था अगर देखिए सबसे पहले आपको सीरीज देखना, क्या कोई सीरीज बन रहा है नहीं बन रहा है तो उसमें देखिए कोई एडिशन हो रहा है, कोई सब्सट्रैक्शन हो रहा है। फिर अगर फिर भी नहीं हो रहा तो देखिए क्या इवन ऑड से मिलकर बन रहा है। जिससे इसमें देख लेते हैं कोई जोड़ है क्या, 2 में 0 घटाने पर 2 घट रहा है, 2 घट रहा है 4 बढ़ रहा है, फिर 2 घट रहा है 4 बढ़ रहा है, फिर 2 घटना चाहिए ना, नहीं घटाना, तो यानी कि ये पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा है। अब देखिए क्या होता है, देखिए +2 ऐड हुआ, +2 ऐड हुआ तो यहाँ भी +2 ऐड होगा, तो यहाँ पर +2 ऐड होता है 8 हो जाएगा। तो इसमें भी +2 ऐड हुआ तो 10 सही है, यानी कि ये बिल्कुल सही है। एक आपको स्टेप देखिए इवन ऑड वाला जो मैंने फंक्शन है वहाँ से मैंने किया। अब देखिए 0 से क्या बना है 2, यानी कि +2 गया है, 2 से क्या बना है +4 गया है। अब ये वाला सीरीज देखिए 2 + 2। अब जो अगला स्टेप क्या कर दिया है इसका, अब इनका +2 कर रहा है, +2 यानी कि 6 में 6 जुड़ गया तो 12 है, यानी कि अब 6 का +2 करना है तो यानी कि +8 12 8 और 20 हो जाएगा। तो क्या क्या हो जा रहा है आपका एक 8 और 20। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो रहा है 3 हो रहा है। कौन सा हो रहा है 3 हो रहा है। अब आगे देखिए दी गई संख्याओं के गुणनफल को चुनिए, यानी कि यह संख्या है इसका गुणनफल आपको बताना है। अगर पॉइंट का ही आपसे पूछा जाता है अक्सर सीटेट में, तो सबसे पहले जो पॉइंट का जब हम गुणा करते हैं तो जितना पॉइंट होता है उतने राइट से पॉइंट को लगा देते हैं। सबसे पहले पॉइंट काउंट करिए, इसी से आपका शायद उत्तर निकल जाए। 1 2 3 4 5, यानी कि
5 स्थान बाद आपको पॉइंट देखने को मिलेगा। देखिए कहाँ पर है, 1 2 3 4 5, 5 स्थान के बाद देखिए पॉइंट है, यानी यही आपका डायरेक्ट बिना सॉल्व किए आपका उत्तर ऐसे ही निकल जाता है। देखिए सीटेट में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाते हैं। संख्या इतना को 27 और इतना को 23 से भाग करने पर आने वाले जो शेषफल के योग को 4 से विभाजित किया जाता है, 4 से विभाजित करने पर शेषफल होगा। देखिए एक संख्या है 24 8 79 को किससे डिवाइड करना है, 27 से, और एक संख्या है 36 78 42 को बोला है 23 से डिवाइड करिए, जो शेषफल आएगा दोनों का उनको जोड़कर फिर 4 से आपको डिवाइड करना है। विभाजित करने के बाद जो शेषफल होगा वो आपको बताना है। तो चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं, एक बार में नहीं जा रहा है। तो देखिए 6 दूनी 12, 8 8 7 56, 6 8 और दोनों के 16, 16 5 21। चलिए 9 बार में देखते हैं। 9 9 7 63 को 3 अपना 6, 9 दूनों का 18, 6 क्या होता है 24, यानी कि 5 आ गया 7 आ गया, 27 दूना क्या होता है 54, फिर आ जाएगा 3 यहाँ पर 9 हो जाएगा, 27 से कम क्या हो जाएगा 27, और यहाँ पर 2 यहाँ पर 1, यानी शेषफल कितना आया आपका 17 आया। यहाँ पर देख लेते 23, 23 एक कम क्या होता है 23, 23 दूना होता है 46, 3 यहाँ पर 1 7 हो गया। तो देखिए यहाँ पर 2 5 6 दूना के 12, 6 6 का 18, 6 दूना के 12 1 13, यानी कि आपको 5 बार जाना पड़ेगा। 5 3 15, 5 दूना के 10 11, 2 और 2 यहाँ पर आ जाएगा 8, 10 बार में नहीं जाएगा तो आपको करना पड़ेगा 9 9 3 27 को 7 हाथ में लगा 2, 9 दूनों का 18 2 20, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1 और 2, फिर क्या कर देंगे यहाँ पर 4 लिखेंगे, फिर 9 बार जाएगा 207 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 2 आएगा, 23 दूना 3, 23 या 3 त्रिका 9, 3 दूनी के 6, फिर कितना आ गया 3, 12 में 3 जोड़ेंगे, शेषफल दोनों को फिर ऐड भी तो करना है। 12 प्लस 3 डिवाइड 4 करना था, 15, 4 3 12, तो 12 और 3 कितना आया आपका शेषफल 3 आया, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते 4 पर आ चुके हैं। विषम भिन्नों के समूह को चुनना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखने में तो बहुत कठिन लगेंगे, जिनको नहीं भी आएंगे तो ये भी क्वेश्चन उसको कठिन लगेगा। भिन्नों को सबसे पहले आप ऑप्शन को देखिए कि इसमें कौन से भिन्न लग रहे हैं, आपको देखिए कुछ पता चल रहा है। देखिए सबसे पहले आपको देखना है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर देखना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। देखिए ये ऊपर के क्या है, ये दोनों छोटे हैं नीचे के बड़े हैं, ऊपर के छोटे हैं नीचे के बड़े हैं, ऊपर के छोटे हैं नीचे के बड़े हैं, क्या ऐसा है। देखिए ऊपर का बड़ा है, यहाँ पर नीचे के दोनों छोटे, और देखिए ये ऊपर के छोटे हैं नीचे के बड़े, तो यही आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए 1 मीटर का 3/4 बराबर है। 1 मीटर आंसर देखिए सब सेंटीमीटर में दिए हुए हैं, तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर का 3/4 है, 25 से कटेगा, 25 3 75 सेंटीमीटर, तो आपका आंसर हो जाएगा नंबर 2। अब चलिए अगला चलते हैं। अनीस मेले में बेचने के लिए एक पूरी बाल्टी नींबू पानी बनाता है। उसके पास एक बाल्टी है और एक छोटा सा क्या है गिलास है, एक बड़ा सा गिलास है। क्या है, एक बड़ा सा गिलास है। बाल्टी में आता है 20 लीटर, छोटे में आता है 200-250 ml और इसमें आता है 400 ml नींबू पानी आ सकता है। यदि अनीस मेले में 45 छोटे गिलास का प्रयोग करता है और 21 बड़े गिलास का नींबू पानी बेचता है तो बाल्टी में कितने नींबू पानी बचे हैं। अब देखिए ये जो 250 ml के इसने 45 बेचे और इसने 21 बेचे, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 25 5 125, 12 हो जाएगा, 25 चौका 100 और 112 इतना हो जाएगा आपका, और 1 0। देखिए 4 एकम 4, 4 दूना की 8, ये आपका 8400 हो जाएगा। ये आपका सब किस में है, ml में। अब इसको जोड़ देते हैं। देखिए 0 और ये 5, 4 2 6, 8 1 9, 19,650 और आपके पास कितने ml थे, 20,000 थे ml। 0 5 3 यानी कुल कितने ml आपके पास बचे, 350 ml उसके पास बचे। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, वरुण के पास एक 10 रुपये का नोट है, वह 6 रुपये का एक पेन खरीदता है। ठीक है, जब 6 रुपये पेन खरीद लिया तो उसके पास 4 रुपये बचे हैं। दुकानदार उसे 1 रुपये और 2 रुपये कुछ सिक्के लौटाता है। जो 4 रुपये हैं उसे 1 रुपये में और 2 रुपये सिक्के के रूप में लौटाता है। उसे कितने सिक्के प्राप्त हुए उसके अब बताना है। अगर वह मान लीजिए 1 रुपये देता है तो 4 सिक्के मिले होंगे, वह 2 रुपये केवल देता है तो उसे 2 सिक्के मिले होंगे। ठीक है,
तो बोला है कि उसे कितने सिक्के प्राप्त हुए होंगे। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि उसने 1 और 2 रुपये के कुछ सिक्के लौटाए हैं, यानी कि केवल आपको 1 रुपये और केवल 2 रुपये नहीं ले सकते यहाँ पर, ठीक है। तो दोनों लेने हैं, तो मैं एक ले लेता हूँ 2 रुपये वाला और 2 ले लेता हूँ 1-1 रुपये वाला, 1-1 रुपये वाला 2 ले लेता हूँ और 1 ले लेता हूँ इसके। तो हमें कुल 3 सिक्के मिले होंगे। कितने सिक्के मिले होंगे? 3 सिक्के मिलेंगे, और इसमें कोई नहीं लग पाएगा। 1 रुपये के 3 लेंगे तो आपको 2 रुपये का नहीं 5 हो जाएगा। चलिए ठीक है। तो 36, 54, 60 के लघुत्तम समापवर्तक और उच्च उभयनिष्ठ गुणनखंड। देखिए यही नाम आ जाने के बाद से पिछली बार जब क्वेश्चन आया था तो लोग बहुत सारे कन्फ्यूज हो गए, जिन्होंने इंग्लिश में इसे नहीं पढ़ा होगा कि इसका मतलब क्या है, तो उन्होंने इसे छोड़ दिया होगा। देखिए 36, 54, 60 का एलसीएम, यहाँ तो दिया हुआ एलसीएम। उच्चतम जहाँ पर आ जाए वहाँ पर समझ जाना है कि यह एचसीएफ ही होगा। जहाँ पर एलसीएम है वहाँ एचसीएफ ही होगा। के गुणनखंडों का अंतर निकालना है, तो एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम निकालने का आसान तरीका है, बिना कुछ टाइम वेस्ट किए आप निकाल सकते हैं। या अगर आपको आता है तो एलसीएम क्या होता है? जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसका आप मल्टीपल कर लीजिए, या तो वही एलसीएम होगा या तो उसका मल्टीपल, यानी 60 होगा, 120 होगा, 240 होगा, 540 होगा, ऐसे करेंगे तो मल्टीपल में वही उसका क्या हो जाएगा? एलसीएम होगा। चलिए आसानी वाला ही कर लेते हैं। 2, 18, 27 और 30, 2, 9, 27, फिर 15, 3, 9, 5, फिर 3, 1, 3, 5, यानी 3 और फिर 5 बार में क्या तीनों 1 हो जाएगा। 5, 3, 15, 3, 45, 3 दूनी 6 दूनी के 12, 12 गुणे 45, 12, 25, 60, 12 चौक 48, 6 54। तो आपका एलसीएम 540 आ जाएगा एचसीएफ। और एचसीएफ क्या होता है? 36, 54, 60, यानी कि जो सबसे छोटा वाला होता है, यानी जो सबसे छोटा होता है वही उसका एचसीएफ होगा, या तो उससे कम होगा, या तो उससे कम, या तो वही संख्या जो सबसे छोटा होगा। तो 36 है, तो 36 से 54 नहीं कटेगा। देखिए 34, 33, 32, 31 से 54 सब नहीं कट रहे हैं। 30 उसके बाद देखिए नहीं कट रहे हैं। बाकी जितने भी चले जाइए 20, 22, 15, 16, देखिए ऐसे नहीं कटेंगे तो आपको डायरेक्ट जाना पड़ेगा 10 से नीचे चले जाइए। 7, 25, 35, 7 नहीं कट रहा है, 6, 6, 9, 54, 6, 9, 60, 6, 36। देखिए 6 से कट गया है, 6 से तीनों कट गए हैं। देखिए एलसीएम 540, एचसीएफ है 6, घटाएंगे तो 534। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 534, ऑप्शन नंबर 1। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 29, कथनों पर विचार करें। 1 मीटर 1 किलोमीटर का शतांश है। शतांश मतलब होता है 100, 1 किलोमीटर का 100। 1 किलोमीटर में 1000, 1000 क्या होता है? 1000 क्या होता है? मीटर होता है ना। 1000 1 किलोमीटर का 100 कर लीजिए। 1 किलोमीटर का शतांश 10 मीटर आया, तो ये क्या एक है? नहीं है, तो ये आपका गलत हो गया। 1 लाख बराबर 100,000। 1 लाख, 1 लाख में 5 जीरो होते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, 100,000, 1, 2, 3, 4, 5, बिल्कुल यह दूसरा वाला आपका सही है। 1 ml 1 लाख का शतांश है। 1 ml बराबर 1 लाख। 1 लाख में मैंने बोला है 5 जीरो होते हैं, फिर शतांश मतलब 100, तो 1 ml गलत, ये नहीं है आपका। तो आप देखिए 1 करोड़ बराबर 100 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ 100 लाख में 5 जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया है। देखिए अब इसका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, बिल्कुल 2 और 4 सही है। 2 और 4 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 2 में। अब चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आपको चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तुल्य भिन्न है? तुल्य भिन्न क्या होता है अब इसको जानना। अगर ये आपको नहीं पता होगा कि तुल्य भिन्न क्या है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तुल्य भिन्न है? अगर तुल्य भिन्न आपको पता नहीं होगा तो आप इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो तुल्य भिन्न वो होता है जिसका हर समान होता है, जिसका हर समान होता है उसे उसका तुल्य भिन्न कहते हैं। इसमें देखिए किसका हर समान है, तो ऑप्शन नंबर 4, 1/4 और 3/4 दोनों के क्या है? हर समान है, इसलिए इन्हें आपस में तुल्य भिन्न कहे जाएंगे। तो दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करें वीडियो के, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। दोस्तों आपको ऐसे ही डेली 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अपने से भी अगर आप कोई क्वेश्चन लगाते हैं आपको समझ में नहीं आता है तो आप
इसके कमेंट में भी क्वेश्चन दे सकते हैं अगर आप चाहें। आप कोई बात नहीं, इसके नीचे कमेंट में ही बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।